जिस विषय पे मेरे को बात करना है फेमिनिज्म पे, मैं दो पिक्चर के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। थॉट प्रोसेस आपने पढ़ा ही होगा फेमिनिज्म, और नहीं पढ़ा होगा तो सुना जरूर होगा, ठीक है। और या कभी उससे रूबरू हुए होंगे या हो रहे होंगे, आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि फेमिनिज्म का इफेक्ट, चाहे हम टीवी का सीरियल हो, चाहे ड्रेस मटेरियल हो, ठीक है, चाहे कोई बातचीत हो। तो एक जवान लड़की है और वो कहती है वी कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। और दूसरा चित्र है शंकर जी का, वो अर्धनारीश्वर में है और शंकर जी की तरफ बैल है और दुर्गा जी की तरफ शेर है। फेमिनिज्म का जो ऑब्जेक्ट है, जो लक्ष्य, वो यही है, वो चाहता यही कि सोसाइटी ऐसा बने, समाज ऐसा बने जिसमें स्त्री और पुरुष के बीच में शक्ति का संतुलन, ठीक है। और वो संतुलन कैसा हो कि जो बैल है वो भी शक्ति का स्रोत है और शेर भी शक्ति का स्रोत है। बैल भी शांति से खड़ा है और शेर भी शांति से खड़ा। आप देखेंगे इस चित्र में कि शेर का मुंह बंद है। अमूमन आप दुर्गा जी का चित्र देखेंगे तो उनके शेर का मुंह खुला रहता है जब वो अकेली होती है, ठीक है। पूरा फेमिनिज्म का जो थॉट प्रोसेस है वो यहां से शुरू होता है, उसे आना यहां है, कब आएगा पता नहीं। अब पूरा फेमिनिज्म है क्या? ये दो मास्क हैं आपके सामने, ठीक है। अगर आप इस मास्क को लगाएंगे, अगर मैं इसे लगाऊं तो अमूमन आपको कोई पुरुष जो मास्क लगाए दिखेगा वो इसी टाइप का मास्क लगाएगा। इस तरह का मास्क लगाना अगर कोई लगाए तो हो सकता है उसको कोई टोक दे कि तो महिलाएं आपका मास्क लगाए। बात पहुंचा पा रहा हूं अपनी? ये जो कहानी कि एक मास्क जो सिर्फ कपड़ा, उसका उपयोग महामारी से आपको बचाना, लेकिन उसका कलर और डिजाइन आपके सेक्स को बताता है कि आप मेल है या फीमेल। आपको ये लगाएंगे तो मेल होंगे, ये लगाएंगे तो फीमेल। एक सोशल चेंज हुआ है कि जो मेल का पहचान, जैसे जींस पहनना, शर्ट पहनना, बाल कटाना, उस पूरे पहचान को जो फीमेल है वो अपना है। जो महिला है वो जींस पहन रही है, कपड़ा पहनने में कोई भेदभाव नहीं। लेकिन आप देखिए कोई पुरुष ऐसा नहीं जो साड़ी पहन के आपको नहीं, सिवाय ड्रामा में। ड्रामा में उसे स्त्री का रोल प्ले करना है तो हो सकता है वो साड़ी पहन के आ जाए, कॉमेडी प्ले करना है। इसके अलावा आप कहीं नहीं देखेंगे सोसाइटी में वर्ल्ड वाइड कि कोई मेल फीमेल का ड्रेस पहन रहा है। अब आपको जो फेमिनिज्म समझना है, फेमिनिज्म दो तरह से इसको डिफाइन करते हैं, दो तरह से इसको समझा जा सकता है। एक है फेमिनिज्म जो है एक आंदोलन है, एक मूवमेंट, ठीक है, एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है। और दूसरा है कि इसका कुछ थॉट प्रोसेस है, कुछ दार्शनिक विचार है, उसके आधार पे आगे बढ़ता है। जो मैं पहला आपके साथ शेयर करूंगा वो शेयर करूंगा कि जो फेमिनिज्म है, जो वर्ल्ड वाइड फेमिनिज्म शुरू हुआ, वो एक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ और इसका 3 चरण है। तीसरे चरण में इसमें बहुत बिखराव है। थर्ड वेव जब इसका आया तो उसमें बहुत सारा बिखराव। दुनिया के सभी जगह वर्ल्ड वाइड पुरुष और महिला के संबंध में एक ही तरह का लगभग विचार रहा। पुरुष और महिला के बारे में एक ही तरह का विचार रहा। मैं आपको एक टॉर्च से एग्जांपल दूंगा, लॉ ऑफ टॉर्च से एक एग्जांपल देता हूं कि जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में अपकृत्य का अगर आपको मुकदमा शुरू में लाना पड़ता, लाके आप काटता, तो आपके ऊपर मुकदमा नहीं चल सकता था। मेल के ऊपर इसलिए नहीं चलता था कि वो मानते थे कि हस्बैंड और वाइफ एक ही है। फिर थोड़ा सा ला रिफॉर्म हुआ कि हस्बैंड अगर वाइफ के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तब चल सकता है, फिजिकल नुकसान के लिए नहीं चल सकता। जब हाथ तोड़
तब नहीं चलेगा, घड़ी तोड़ दिया तब चलेगा, फिर लारीफान हुआ और वहां चल सकता। तो ये जो प्रक्रिया था, जो मैं बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि एक पूरी दुनिया में इस तरह का सोच था कि स्त्री और पुरुष जब है वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आते हैं तब वो एक होते हैं, और उसके बीच में, उनके बीच में कानून का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। उनके बीच में कानून का कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। ये एक धारणा शुरू से ही वर्ल्ड वाइड महिलाओं को लेकर पुरुष पति और पत्नी के संबंध में ये हमेशा से रहा। ठीक है, अब सबसे बड़ा महिलाओं को लेकर जो कंफ्यूजन है वर्ल्ड वाइड, वो ये है कि स्त्री जो है सृष्टि की अमूल्य निधि है, सबसे सुंदर रचना है। अगर आप पूरा धर्मग्रंथ, पूरा साहित्य अगर आप पढ़ेंगे तो स्त्री की सृजनशीलता, करुणा, ममता का पूरा गाथा भरा हुआ। ठीक है, कि स्त्री बहुत अच्छी है, उसके बिना कुछ हो नहीं सकता, सहनशील है, करुणा है, ममतामयी है, बहुत सारा है उसके साथ। फिर उसके साथ ये भी जुड़ा है माया मोह है। ठीक है, पतन की तरफ ले जा सकती है, आप रास्ता भटक सकते हैं, दोनों तरह का कंट्रोवर्सी। ठीक है, वर्ल्ड वाइड आपको सिर्फ हिंदू धर्म को छोड़ के या सनातन धर्म को छोड़ के कहीं भी मातृ पूजा की अवधारणा इतना बड़े पैमाने पे नहीं मिलता। पत्नी पूजा का नहीं, देखिए, जो स्त्री और पुरुष के संबंध में फेमिनिज्म का दृष्टिकोण है वो स्त्री केंद्रित है, और कोई भी व्यक्ति जो देहधारी, शरीरधारी है, वो पूरे जीवन सिर्फ स्त्री पुरुष बन के नहीं रहता, उसका रोल चेंज होता रहता है, उस रोल के हिसाब से उसे अपने को एडजस्ट करना पड़ता है। अब जो फेमिनिज्म है वो कहता है कि ये जो रोल चेंज होता रहता है, जो भूमिकाएं चेंज होती रहती हैं आपकी हमारी, वो भूमिका सामाजिकरण के प्रक्रिया से चेंज होता है। और सामाजिकरण की प्रक्रिया कैसी होती है, वो समाज चाहे अनचाहे आप तक पहुंचाता है, आप उसी के अकॉर्डिंग बनते हैं। एक मास्क कोई महिला के लिए हो गया और कोई पुरुष के लिए हो गया, कैसे? दोनों के पास एक ही तरह का 50 किलो का शरीर है सबके पास। ठीक है, उसी शरीर में एक महिला के लिए है, एक पुरुष के लिए है। तो ये आप तक धारणा पहुंचा कैसे? ये धारणा आप तक पहुंचा इसलिए कि समाज ने सामाजिकरण की प्रक्रिया में, अपने पूरे प्रक्रिया में ये बना रखा है कि लड़के इस तरह के होंगे और लड़कियां इस तरह की होंगी। और वो सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में, वो सिर्फ भारत में नहीं, ये पूरे दुनिया में। अब जो फेमिनिज्म है वो यही बात कहता है कि जो ये सामाजिकरण की प्रक्रिया, जो स्त्री को स्त्री बनाने का और पुरुष को पुरुष बनाने का जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया ही महिला के उत्पीड़न का सबसे बड़ा केंद्र है। यही जो है पितृसत्तात्मक समाज का स्थापना करना। ठीक है, और पितृसत्तात्मक जो समाज है वही समाज महिला के उत्पीड़न का मुख्य स्रोत। महिला का जो उत्पीड़न होता है वो पितृसत्तात्मक समाज में होता है, जहां की मेल डोमिनेंट सोसाइटी है वहां पर। ठीक है, पुरुष के पास जो रोल है वो पब्लिक लाइफ का रोल है, और महिला के पास जो रोल है वो प्राइवेट लाइफ का रोल है। पुरुष पॉलिटिक्स में जाएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बैंक में। पिछली बार जब महिला लॉ ऑफ ह्यूमन राइट पे बात कर रहा था तो बताया था कि पुरुष बहुत नाजुक प्रकृति का व्यक्ति, मतलब नाजुक प्रकृति का व्यक्ति। अगर वो बैंक में भी नौकरी करेगा, कॉलेज में नौकरी करेगा, विश्वविद्यालय, फैक्ट्री, सेना, तो अपने खाने पीने का इंतजाम
पावर, ठीक है, पावर आता है और उस पावर से उसमें क्या होता है कि पावर से उसके पास मनी आता है। महिला जो काम करती है घर में की हाउस होल्ड काम, आपका घर संभाली, प्रॉपर्टी संभाली, ठीक है, बच्चे संभाली, बड़ा किया, एस्टैब्लिश्ड किया, उसके किसी काम का पेड असाइनमेंट नहीं, उसके पास पेड असाइनमेंट नहीं है कि अच्छा आपने ये काम किया तो आपको इतना पैसा मिलेगा, ठीक है, ऐसा है नहीं। करेक्शन, अगर आप कल्चरली इसको देखेंगे तो सांस्कृतिक विविधता है। जो फेमिनिज्म आंदोलन को चलाने वाले थे ये मॉडर्निटी से प्रभावित थे, आधुनिकता का जो आंदोलन था उससे प्रभावित थे। लॉ के रिसर्च स्कॉलर है, आपको दो तीन चीजें बहुत क्लियर पढ़ना चाहिए, ठीक है, एक मॉडर्निटी, आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता, ठीक है, और जितना भी अभी आप सिस्टम, जितना भी आप व्यवस्था देख रहे हैं ये मॉडर्निटी का देन है, आधुनिकता का। आधुनिकता में क्या था कि बुद्धिवाद था कि आप रेशियल तरीके से चीजों को सोचते हैं, बिजनेस के साथ सोचते हैं। इंडिविजुअलिज्म था, व्यक्तिवाद था। आधुनिकता में व्यक्तिवाद था और वो किसी भी चीज के लिए व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण अपनाता था कि अगर व्यक्ति का भला होगा तब समाज का भला होगा, तब देश का भला होगा, ठीक है, एक पूंजीवादी सिस्टम को सपोर्ट करता था, ठीक है, कि राज व्यक्ति के विकास में सहायक हो, कम से कम उसमें हस्तक्षेप करे, ठीक है। अब जो महिला आंदोलन था, फेमिनिज्म का जो फर्स्ट वेव था ये 1945 के आसपास, ये फर्स्ट वेव से पहले, ठीक है, 1945 फेमिनिज्म का जो परिभाषा है, जो मैं वीडियो में आपको मिलेगा, जब शुरुआती इसका फर्स्ट वेव आया आंदोलन का, तो फर्स्ट वेव में इन्होंने किसी उत्पीड़ित क्लास का, कहीं उत्पीड़न है हमारा, ठीक है, और हमें कोई उत्पीड़ित कर रहा है इसलिए हमको कुछ मिले, ये आंदोलन नहीं। फर्स्ट वेव का जो आंदोलन था, पहला आंदोलन था, वो आंदोलन इसलिए था कि ये जब यूरोप में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी, फ्रांस में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, वहां महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं, पब्लिक लाइफ में उनका पार्टिसिपेशन नहीं, उनको उसमें पार्टिसिपेशन मिले, उसमें उनको भागीदारी मिले, मताधिकार मिले, शिक्षा मिले, इक्वलिटी हो, इसके लिए पहला आंदोलन उन लोगों ने चलाया। फर्स्ट वेव में जो आंदोलन हुए, जो महिलाओं के संदर्भ में आवाज उठी, वो आवाज इसलिए उठी कि वहां की महिलाओं को पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेशन नहीं था, भागीदारी नहीं थी, उसमें वो भागीदारी का डिमांड कर रहे थे कि हमको भागीदारी मिले, ठीक है, और उस भागीदारी के लिए यूरोप में एक आंदोलन चला, बहुत सारे साहित्य की रचना हुई और उससे फेमिनिज्म का जन्म हुआ, और ये माना गया कि इसके आधार पे क्या किया जाए कि जो प्राइवेट स्पेस है महिलाओं, उसमें ला हस्तक्षेप करे, ठीक है। और उस आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ कि धीरे धीरे वहां पे महिलाओं को मताधिकार मिल गया, शिक्षा में भागीदारी मिल गई। अब जब मताधिकार और शिक्षा में भागीदारी मिल गई, तब महिलाएं कहां आए, प्राइवेट से पब्लिक स्पेस में। जब वो पब्लिक स्पेस में काम करने आए, तब उनको पता चला कि सिर्फ इससे हमारा काम नहीं चले, सिर्फ हमें मताधिकार मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, नौकरी और काम मिल जाए, इससे हमारा जो इक्वलिटी का सपना है वो सपना पूरा नहीं, ठीक है। अब इस
आंदोलन को के बाद एक किताब आई मिस्टेक ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है, और उसमें ये कहा गया कि ये जो आंदोलन हुआ, ये फर्स्ट वेव का आंदोलन, इसको इसी जगह पे समाप्त जो किया गया पहले दिन के साथ कि शिक्षा और मताधिकार मिल गया, ये यूरोप के संभ्रांत महिलाओं के लिए था। व्हाइट जो महिलाएं थी, मिडिल क्लास की महिलाएं थी, ये आंदोलन उनके लिए था। सेकेंड वेव आ गया, ठीक है। एक पैरेटो सोशियोलॉजिस्ट में दार्शनिक है और वो कहते हैं कि कोई भी सुधार जो है रेडिकल नहीं हो सकता, वो धीरे धीरे होता है, स्टेप बाय स्टेप। तो दूसरा इसका आंदोलन, दूसरा वेव आया फेमिनिज्म का, और इसने जो फर्स्ट वेव में डिमांड थी उसको माना कि ये इतने से काम नहीं चलेगा, और इस सेकेंड वेव में इस बात का पहचान किया गया कि आखिर महिलाओं का उत्पीड़न होता क्या, करता क्या, और उसका समाधान, ठीक है। तो उस वेव में, सेकेंड वेव में, इस सेकेंड वेव के जो आंदोलनकारी थे, जो फेमिनिस्ट दार्शनिक थे, वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि महिलाओं का उत्पीड़न पितृसत्तात्मक समाज के कारण होता है, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसके कारण होता है। और ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी सरवाइव कैसे करता है, इस पे उन्होंने काम किया कि कैसे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी सरवाइव करता है, ठीक है। अब जो सर्वाइवल पर उन्होंने काम किया, उन्होंने कहा, उसमें एक किताब है सेकेंड सेक्स, ठीक है, और उसने कहा कि लड़की, स्त्री और पुरुष पैदा नहीं होते, ठीक है, बनाए जाते हैं। या पैदा नहीं होती, लड़की बनाई जाती है, ठीक है। कैसे बनाया जाता है? तो सामाजिकरण की प्रक्रिया से बनाया जाता है। समाज अपने वैल्यू सिस्टम के अनुसार, अपने मूल्य प्रणाली के अनुसार, जो सोसाइटी का वैल्यू सिस्टम है, उसी सिस्टम के अनुसार स्त्रियों को तैयार करता है, लड़कियों को तैयार करता है, और उसके अनुसार ही वो तैयार हो जाती है और वो लड़की बन जाती है। तो आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं कि आप किसी हिंदू लड़की से कभी पूछिए, जब तक अनमैरिड, बहुत रेडिकल बनो, कि आप तलाक लेना चाहोगे, या लड़के से पूछो कि तलाक देना चाहोगे, तो ज्यादातर का जवाब होगा कि नहीं। एक बार हो गया तो ठीक है, समझा पा रहा हूं। लेकिन अगर यह सवाल आप किसी मुस्लिम लड़के से पूछोगे, तो उसमें से भी ज्यादातर का जवाब ये होगा कि हम नहीं देना चाहता, लेकिन जितना इसमें जवाब आएंगे कि हम दे देंगे, उससे ज्यादा जवाब उसमें आएगा कि हाँ दिया जा सकता है। समझा पा रहा हूं? क्यों? क्योंकि वैल्यू सिस्टम का अंतर है। अभी मैंने लड़कों का जवाब दिया कि लड़कों को क्या है, तैयारी ऐसा समाज कराता है कि हम नहीं दे सकते, ये नहीं होना है, एक हो सकता है विकल्प है। समझा पा रहा हूं? जैसे ट्रिपल तलाक हटा, बहुत सारी महिलाएं हैं कि नहीं ये वैल्यू सिस्टम में गलत है, बहुत सारी महिलाएं सपोर्ट में है कि नहीं ये सही है। वो भी तो महिलाएं थी, पीड़ित भी थे उसमें कुछ। क्यों है? क्योंकि समाज ने धार्मिक आधार पे, अपने वैल्यू सिस्टम के आधार पे उनका ऐसा सामाजिकरण किया है कि वो उस गलत बात को भी सही माने। समझा पा रहे हैं? अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं? उस गलत बात को भी वो सही माने कि नहीं, हमारे धर्म के अनुसार है, हम करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आप कहीं भी जाए, हमें किसी उससे परहेज नहीं, आप कितना भी शिक्षित हो और कितनी भी गर्मी हो, आप अगर ब्लैक बुर्का लिए हैं तो स्वाभाविक है कि ज्यादा गर्मी लगेगा, और गर्मी किसी को बर्दाश्त नहीं, फिर भी आप उसको करने के लिए क्यों रेडी हैं? क्योंकि कल्चरली आप तैयार किए गए, आप
सामाजिकरण के प्रक्रिया के दौरान उस तरीके से तैयार किए गए। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं कि जो फेमिनिस्ट है, सेकंड वेव के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि स्त्री और पुरुष का जो सामाजिकरण है, जो तैयार करने का प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में स्त्री को तैयार किया जाता है। ठीक है? जैसे आपको उदाहरण देते हैं, पता नहीं मैं किस मूवी में सुना था, ऐसे मुझे मूवी देखे लगभग 22 साल हो गए, उसमें जाना, उसमें एक डायलॉग था कि हम आपके चौखट पे डोली में आए हैं और उस पे अर्थी पे जाएंगे। ठीक है? बात पहुंचाता नहीं। इसके लिए उस लड़की को किसने बताया, वो कैसे तैयार है? उसको समाज ने इतना वैल्यू सिस्टम से बनाया कि वो इस बात के लिए रेडी है कि बाहर है तो मर ही के जाएंगे, जिंदा तो जाने से, चाहे जो भी हो। तो सेकेंड वेव में इस प्रक्रिया का पहचान होता है और कहते हैं कि इसी प्रक्रिया के वजह से जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक जो समाज है, वो समाज कंटिन्यू करता रहता है, शाश्वत रूप से बना रहता है। ठीक है? और ये जब शाश्वत रूप से बना रहता है तो स्त्रियों का जो उत्पीड़न है वो शाश्वत रूप से चलता रहता है। ठीक है? और इसको ही खत्म करना फेमिनिज्म का उद्देश्य है। इन स्त्रियों के उत्पीड़न को ही समाप्त करना जो सेकेंड वेव है, कहता है यही काम है कि इनके उत्पीड़न को समाप्त किया जाए, महिलाओं के उत्पीड़न को समाप्त किया जाए। जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जो पितृसत्तात्मक समाज है, वही मेन कारण है स्त्रियों का शोषण करने का, स्त्रियों का उत्पीड़न करने का। और ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जितना भी दुनिया में वैल्यू सिस्टम है, उसको पुरुषों ने बनाया है। और पुरुषों ने उसको क्यों बनाया है? वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया है कि उनके उद्देश्य का, उनका सत्ता बना रहे, उनका जो सत्ता है वो सत्ता बना रहे। और उस सत्ता की स्थापना के लिए ये सारे वैल्यू सिस्टम बने, चाहे वो कला का हो, चाहे साहित्य का हो, ठीक है, चाहे वो विज्ञान का हो। ये सारा वैल्यू सिस्टम पुरुषों ने बनाया और इस पूरे वैल्यू सिस्टम को विध्वंस करके एक नया वैल्यू सिस्टम महिलाओं को तैयार करना। और जब वो तैयार कर लेंगे तब जाके महिलाओं को मुक्ति। समझा पाए? अब इस ये दूसरी लहर है जो महिलाओं पे मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत अत्याचार, जैसे क्रुएल्टी आपने पढ़ा, तो लैंगिक अत्याचार, क्या महिला है इसलिए कुछ जुर्म आपको सहना, ठीक है, और कुछ मनोवैज्ञानिक अत्याचार, ठीक है, इसकी उसने पहचान की जिसका पहचान इसके पहले नहीं। जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट था बिगिन पे, ठीक है, उसका पहचान फर्स्ट वेव ने नहीं किया था। फर्स्ट वेव ने इसका भी पहचान नहीं किया था कि किस वजह से महिलाएं उत्पीड़ित होती। अब साइकोलॉजिकल हिंसा क्या है? तो मानसिक क्रुएल्टी आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा,
या आप किसी मैरिड विमेन को देखे होंगे, अगर उसे कोई ताना मारता है तो उसके मायके से ताना मारता है। ठीक है, क्यों मारता है? क्योंकि तब वो ज्यादा दुखी हो। ठीक है, या आप उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन लगा दीजिए, तब वो ज्यादा दुखी हो। तो इसका पहचान करते हैं और इसी के आधार पे दूसरा वेब जो है इसको कहता है कि इस जो उत्पीड़न है इसका मेन जो कारण है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, और इस सोसाइटी को, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को बदलना ही फेमिनिज्म का लक्ष्य होता है। अब उसके बाद हुआ क्या कि फिर सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव आई। जब मैं वेव का बात कर रहा हूं तब मैं आपसे बात कर रहा हूं फेमिनिज्म का जो आंदोलन है उसके बारे में। ठीक है, थर्ड वेव आया और एक आंदोलन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और थर्ड वेव में पूरा आंदोलन बिखर गया। ठीक है, जब तीसरा आंदोलन आया, ये 90 के आसपास शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। ठीक है, थर्ड वेव ने कहा कि जो सेकेंड वेव की महिलाएं थी, ठीक है, ये जो बात कह रही हैं वो बात सही नहीं। उन्होंने कहा कि महिलाओं में के सामाजिकरण करके कुछ कैरेक्टर उनपे इंपोज किया जाता है कि ममता में ये देखने, ठीक है, क्रूएल है, क्रूएल कह रहा हूं, करुणा में है, प्रेम में है, ठीक है, सारा सकारात्मकता उसमें है। क्योंकि ये जो इंपोज करते हैं यही उसको उत्पीड़न का कारण है। ये जो इंपोज करते हैं ये उत्पीड़न का कारण है। और कोई महिला पुरुष में देह के आधार पे आप उसके गुण का अनुभव नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अगर आपको एक लड़के को बताना हो तो बताएंगे कि आप स्ट्रांग, आपको बताना है कि रमेश कैसा है तो आप बताएंगे कि वो बहुत मजबूत है, लंबा है। लड़की को बताना होगा तो आप क्या बताएंगे कि बहुत सुंदर है, मजबूत है, कमजोर है, आप बताएंगे? नहीं बताएंगे, बहुत सुंदर है। तो वो कहते हैं कि आप जो स्त्रियों का गुण बता रहे हैं, और बता रहे हैं, थर्ड वेव ये कहता है कि जो आप स्त्रियों का गुण बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो कैरेक्टर है इसकी वजह से, ये सामाजिकरण की प्रक्रिया की वजह से महिलाओं का उत्पीड़न होता है, यूनिवर्सली नहीं। ठीक है, सेकेंड वेव को थर्ड वेव के जो आंदोलनकारी हैं वो कहते हैं कि ये यूरोप सेंट्रिक है, यूरोप के लिए है, पूरे दुनिया भर में कल्चरली विविधता, सांस्कृतिक विविधता, वहां स्त्री पुरुष के संबंध में विविधता, वहां स्त्री पुरुष के संबंध में विविधता, इसलिए इसे यूरोप अमेरिका तक सीमित नहीं करके सारे क्षेत्र की अगर महिलाओं के बारे में देखा जाए तो हर जगह अलग अलग स्थिति, और महिलाओं को, महिला का जो गुण है उसके गुण के आधार पे उसको किसी भी तरह का उसको हीन भावना में, मतलब डिप्रेस नहीं होना है, उसको उसे एंजॉय करना है, अपने गुण के आधार पे उसे समानता का, इक्वालिटी का, अपॉर्चुनिटी का डिमांड करना है। ठीक है, जैसे मदरहुड एक गुण है, आप डिनाई कर सकता है क्या? बहुत सारे अगर दुनिया भर में फेमिनिस्ट खड़े भी हो जाए तो भी क्या होगा, कोई ये कह देगा कि नहीं मैं मदरहुड नहीं चाहिए मुझे, ये डिनाई नहीं हो। ठीक है, समझा पा रहा हूं? तो थर्ड वेव इसका पहचान करता है कि ठीक है कि स्त्रियों का के ऊपर उत्पीड़न है, महिला होने की वजह से है, लेकिन इस गुणों के साथ भी वो इक्वालिटी का, अपॉर्चुनिटी का डिमांड कर सकती है और उसको मिलना चाहिए। ये गुण होना कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई अयोग्यता नहीं है समाज में, इक्वालिटी के लिए या अपॉर्चुनिटी के लिए। इस थर्ड वेव पे जो प्रभाव वो पोस्ट मॉडर्निटी का है।
उत्तर आधुनिकता का। ठीक है, मॉडर्निटी जो आधुनिकता है वो यूनिवर्सलिज्म पे विश्वास करता है, बुद्धिवाद पे विश्वास करता है कि मनुष्य रेशनल है, ठीक है, यूनिवर्सल है। वो ऐसा वैल्यू सिस्टम बनाता है, ठीक है, कि सारा व्यक्ति उसी वैल्यू सिस्टम पे चले। वो कहता है कि सारा जो व्यक्ति के सारा जो थॉट प्रोसेस है मॉडर्निटी का वो व्यक्ति केंद्रित है, कि व्यक्ति जो है अगर उसका विकास होगा तो समाज का, लोगों का, सबका विकास होगा। उसे अधिक से अधिक स्वतंत्रता दिया जाए। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म जो है उसके मॉडर्निटी के जो थ्योरी है उसको खारिज करता है। वो कहता है कि दुनिया भर में बहुत विविधता है, कोई चीज यूनिवर्सल नहीं, कोई भी एक ही चीज कई तरह से सत्य असत्य हो सकती है। तो यह भी हो सकता है कि जो महिला के लिए आप मापदंड निर्धारित कर रहे हो यूनिवर्सल, कि पैट्रियार्किक सोसाइटी जो है वो शोषण का केंद्र है, ये कहीं हो भी सकता है और कहीं नहीं भी हो सकता। समझा पा रहे हो? तो ये कहते महिलाओं को उत्पीड़न के बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं, और जितने भी कारण हैं, एक राजमौली हुई है हेली सेजो, वो कहती है कि जो सोच, जो थॉट है सोसाइटी का वर्ल्ड वाइड, वो इस तरह का है कि पुरुष डोमिनेटिंग होता है हमेशा से महिलाओं पे किसी भी समाज में। पुरुष डोमिनेटिंग होता है किसी भी समाज में महिलाओं पे। अब आप में से बहुत सारे सवाल उठा सकते हैं कि कई बार महिलाएं भी बहुत डोमिनेटिंग होती हैं। आप आज पड़ोस में किसी शॉपिंग मॉल में कहीं भी आप देख सकते हैं, लेकिन फाइनली ऐसा नहीं होता। अगर कपड़ा खरीदने का डिसीजन है तो महिला डोमिनेंट होगी, ठीक है, लेकिन अगर फ्लैट खरीदने का डिसीजन है तो महिला डोमिनेंट नहीं, चाहे वो कितना भी पढ़ी लिखी हो, कितना भी पैसा कमाए। समझा पा रहा हूं? और ये भारत में नहीं, वर्ल्ड वाइड, ये वर्ल्ड वाइड नहीं तो ये आंदोलन यूरोप में क्यों चलता है? तो उत्तर आधुनिकता इसका पहचान करता है कि कुछ बिंदुओं पे महिला जो है वो मिडिल क्लास है, जहां पे नहीं है, और महिला का जो सोसाइटी का प्राइवेट स्पेस है, जो सोसाइटी का प्राइवेट स्पेस है, उस स्पेस में भी कानून काम करे। सेकेंड वेव और थर्ड वेव में जो एक चीज मैं कॉमन समझता हूं, वो ये चाहते हैं कि जो प्राइवेट स्पेस है, जहां पे कानून नहीं, जहां पे कानून बनाने से इनकार कर देते, ठीक है, वहां पे भी कानून का हस्तक्षेप हो और महिला को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, महिला होने के कारण उसका उत्पीड़न न। अब इस थर्ड वेव में एक और जो दृष्टिकोण विकसित हुआ उत्तर आधुनिकता का, वो साइबर फेमिनिस्ट, इको फेमिनिस्ट भी है, साइबर फेमिनिस्ट भी है, ठीक है, कल्चरल फेमिनिस्ट भी। साइबर स्पेस एक अद्भुत जगह है, उसकी स्थिति बिल्कुल ईश्वर की तरह है। जितना करेक्टर ईश्वर का आप जानते हैं कि आदि है, अनंत है, ठीक है, उसका विस्तार कोई नहीं जानता, वैसे ही साइबर स्पेस है, ठीक है। इस साइबर स्पेस में जब इसकी शुरुआत हुई तो ये मेल डोमिनेटेड था, इसकी सारी एक्टिविटी मेल डोमिनेटेड थी। आज भी टोलिंग, पोर्नोग्राफी, जितना पुरुषों को संतुष्ट करने की चीजें हैं सब साइबर स्पेस में, और जितना महिलाओं को उत्पीड़न करने का है वो सब साइबर स्पेस में। इसको लेके जो टेक्नोक्रेट महिलाएं थी
उन्होंने एक आंदोलन चलाया, ठीक है, और उस आंदोलन को मोटे तौर पे साइबर फेमिनिस्ट आंदोलन माना गया कि जो साइबर स्पेस है वहां भी महिलाओं की भागीदारी, उनके उत्पीड़न की सामग्री पे रोक लगे, ठीक है, उसे रेगुलेट किया जाए। तो बहुत लंबा है, आज थोड़ा देर हो गया है। तो साइबर फेमिनिज्म का एक नया फिर इको फेमिनिज्म डेवलप हुआ, वो भारत में है, वंदना सिवा उसकी है। इको फेमिनिज्म भी कल्चरली बात करता है कि संस्कृति के आधार पे, और ज्यादातर जो भारत में इको फेमिनिस्ट माने जाते हैं वो महिलाओं को छोड़ के बहुत सारे और भी, जैसे बांझ का समस्या है, जैसे मेधा पाटकर है, या जो एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते हैं बेघर, तो बेघर होता है अगर कभी भी व्यक्ति, तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको उठाना पड़ता है? महिला। तो मैं शुरू में आपको बताया था कि जितना भी मुसीबत होता वो सबसे ज्यादा महिला को उठाना पड़ता है। जब मैं फेमिनिज्म पे आपसे बात कर रहा हूं तब पूरे देश 2 ऐप पे काम कर रही है पुलिस, टुल्ली और बुल्ली, ये ऐप का नाम है ना, टुल्ली बाई करके ऐप का नाम है, बुल्ली बाई। ये कितना बड़ा घटना है कि 21वीं शताब्दी में एक लड़का और लड़की मिलकर महिलाओं का सेल कर रहे हैं। अब सही में कर रहे, गलत कर रहे, एक बना के कर रहे। तो ये जो साइबर स्पेस में घटनाएं हो रही, इस घटना को से पीड़ित कौन? महिला, ठीक है। इसी के निवारण के लिए जो लोग काम करते हैं उनको साइबर फेमिनिस्ट के रूप में पहचानते हैं। कुछ इन्वायरमेंटल फेमिनिस्ट हैं जो पर्यावरण को, इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं, वो इको फेमिनिस्ट है। ये पूरा धारा है आंदोलन का, महिलावाद का जो आंदोलन है, ये पूरा धारा उस आंदोलन का है। अब मैं जो बात करना चाहता हूं कि आंदोलन क्यों होते हैं। कोई भी आंदोलन किसी भी समाज में, किसी भी देश में क्यों होता है, या पूरी दुनिया में कोई भी आंदोलन क्यों होता है? कि कोई ना कोई समस्या है, उस समस्या का निवारण करना है, और उस निवारण के लिए, उस समस्या के निवारण के लिए आंदोलन होता है, ठीक है। तो जो पूरा वेव है फेमिनिज्म का, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो महिलाओं के उत्पीड़न का समस्या है, ये पूरा आंदोलन महिला के न्याय के लिए, महिला को न्याय मिले, उसको ऐसा स्पेस मिले, अपॉर्चुनिटी मिले कि वो कहीं पे भी काम करने में सक्षम है, ठीक है। उसे सिर्फ महिला होने के कारण उसका उत्पीड़न न, इसलिए आंदोलन। जितने भी आप थॉट पढ़ते हैं, पॉलिटिकल या सोशल थॉट, चाहे आप पूंजीवाद पढ़ें, मार्क्सवाद पढ़ें, आइडियलिज्म पढ़ें, लिबरलिज्म पढ़ें, ठीक है, ये जो थॉट है उसमें से 2 ऐसे हैं, एक मार्क्सिज्म और सोशलिज्म, और दूसरा फेमिनिस्ट जो रिएक्शन में है, जो किसी एक्शन के रिएक्शन में है, ठीक है। अब एक्शन कैसा? एक्शन ये था कि मार्क्सवाद क्यों आया कि जो मॉडर्निटी से व्यक्तिवाद आया, आइडियलिज्म आया, इंडिविजुअलिज्म आया, उस इंडिविजुअलिज्म से पूंजीवाद का विस्तार हुआ और पूंजी एक जगह केंद्रित हो गई, एक जगह श्रमिक वर्ग उत्पन्न हो गया। इसके रिएक्शन में मार्क्सिज्म आया। उसी तरह से फेमिनिज्म क्यों आया, ये सारे आंदोलन का कारण क्या था, क्यों ट्रिगर हुआ? तो जब आप
औद्योगिक क्रांति के पहले यूरोप के डार्क एज पे फोकस करेंगे, तब आप पूरा डार्क एज या पूरा मध्यकालीन जो समाज रहा है दुनिया का, मध्यकालीन समाज में स्त्रियों को लेके बहुत पूर्वाग्रह था। स्त्रियों को लेके बहुत पूर्वाग्रह था, और वो पूर्वाग्रह उनके धार्मिक साहित्य में, सामाजिक साहित्य में, कला में, संस्कृति में, सभी जगह शामिल था। ठीक है, जैसे आपको भारत का उदाहरण कि मध्यकाल में वो महिला बहुत अच्छी मानी जाती थी जिसके बच्चे भले छोटे हो, वो छोड़ के जाके पति के चिता पे जल गए। ठीक है, वो बहुत समाज के लिए आएगी, धीरे धीरे। तो वैल्यू सिस्टम ऐसा था, महिला को ऐसा मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार कर दिया गया था कि वो अपने उत्पीड़न को भी मानती थी कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए करवा चौथ का व्रत है, आज भी है। ठीक है, अब उसमें कुछ है नहीं, लेकिन आप किसी से कह दीजिए कि जरा छोड़ दो भाई, 2-3 हजार का खर्चा फालतू। ठीक, कोई आपसे एग्री हो? क्यों? क्योंकि ऐसा कल्चरली वो मोटिवेटेड है कि उसको आप समाप्त कर ही नहीं सकते। ठीक है, रहने की इच्छा नहीं होती है तो भी रहना होता है, क्योंकि अब रहना है। नहीं, वो तो बहुत कम लोग हैं ऐसे जिसका रहने का इच्छा ना हो फिर भी रहे। नहीं, वो सर ऐसा मतलब कल्चर चला आ रहा है तो आपको वो फॉलो ही करना हो, चाहे हाँ, वो आपके मन में हो ना हो, आपको करना है, और उसमें उससे हम एग्री हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अब जब फेमिनिज्म आंदोलन से जब दर्शन की तरफ बोलता है, समझा पाए कि फेमिनिज्म क्यों ट्रिगर हुआ, ये आंदोलन क्यों चले, कि एक रिएक्शन। अगर आप इसको हेगल के संबंध से देखें, मिडल, अगर आप यूरोप में जाएंगे भारत को छोड़ के, तो यूरोप के जितने भी दार्शनिक थे जेम्स मिल को छोड़ के, अरस्तु, प्लेटो, हेगल, रूसो, ये किसी भी महिला को नागरिक मानते ही नहीं थे। मैंने चूंकि वो किताब और उसका बहुत ज्यादा रेफरेंस लिया नहीं, मतलब दिया नहीं आपको, तो वो बड़ी रिपीटेशन हो जाता है, उससे आप रूबरू हैं। आप बस समझ लें कि है क्या फेमिनिज्म, और आप उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करें। तो ये जितने भी यूरोप में मध्यकाल में दार्शनिक हुए, यूरोपियन दार्शनिक, जेएस मिल एक एक्सेप्शन है जो महिलाओं के बारे में बात करते हैं कि नहीं, वो भी यूरोप में जब चर्च राज संघर्ष चलता रहा, तो जब लड़ाई होगा तो स्वाभाविक है कि महिलाओं की पोजीशन कमजोर हो जाएगी। अगर युद्ध होगा तो महिलाओं की पोजीशन कमजोर हो जाएगी। ठीक है, तो चर्च राज का जब संघर्ष चल रहा था, चाहे वो दार्शनिक संघर्ष हो या युद्ध हो, ठीक है, तो दार्शनिक संघर्ष में भी जो दार्शनिक थे वो बहुत उदार नहीं थे, वो सत्ता को मजबूत करना चाहते थे, और सत्ता वहां मेल डोमिनेटेड, और चर्च के पास वो चर्च को हराना था। जब ये जीत गए, तब जेम्स मिल पहले विचारक हुए जिन्होंने महिलाओं के बारे में कहा कि ये सिटीजन है और इनको भी नागरिक अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, और जब ये पहली बार बिल लेके आया महिलाओं के लिए, तो बिल पास ही नहीं हुआ ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स में। वो अलग कहानी है। अब इसे अगर आप दर्शन की तरफ से देखेंगे, तो ये 3 तरह का दार्शनिक विचार है फेमिनिज्म में। पहला है लिबरल, ठीक है, उदारवादी विचार, और ये उदारवादी विचार जो है वो फर्स्ट वेव जो है, जो पहला आंदोलन था फेमिनिज्म को लेके, उस फर्स्ट वेव को ये माना जाता है कि वो लिबरलिज्म से प्रभावित था।
इसमें क्या था कि ये महिलाएं जो थी वो ये मानती थी कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, बराबरी का अधिकार मिले, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन मिले, गर्भपात संबंधी कानून, ठीक है। लिबरलिज्म को अगर आप समझते होंगे तो लिबरलिज्म का जो मतलब है कि वो व्यक्ति के स्वतंत्रता को एक्सक्लूड करना चाहता है कि आप व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दीजिए, जितना वो स्वतंत्र होगा उतना बेहतर होगा। और लिबरलिज्म में मील के आने के बाद ये हुआ कि नहीं, महिलाओं को भी स्वतंत्रता दी। पूरा यूरोपियन थॉट प्रोसेस में एक बहुत मजेदार चीज है कि बहुत समय तक महिलाएं पूरे केंद्र के बाहर थी। भारत के सेम टाइम में ऐसा था नहीं। मैं अभी सिर्फ इस पे बात कर रहा हूं, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं तो आप सोचो 10वीं शताब्दी में जब शंकराचार्य से मांडन मिश्रा का बहस हुआ तो न्यायाधीश उसकी पत्नी थी। तो महिला इस पोजीशन में उस समय भी थी 10वीं शताब्दी तक। उदारवाद का जो मुख्य लक्ष्य है वो है कि इंडिविजुअलिज्म, व्यक्ति को केंद्र मान के कि व्यक्ति ही केंद्र है, उसको अधिक से अधिक स्वतंत्रता दिया जाए और जितना अधिक उसके पास स्वतंत्रता होगा, राज्य जितना कम हस्तक्षेप करेगा व्यक्ति के स्वतंत्रता में, व्यक्ति का जितना विकास होगा उतना समाज का होगा, उतना राज्य का। इसी लिबरलिज्म के इफेक्ट से जो महिलाएं थी उन्होंने स्वतंत्रता का डिमांड किया कि हमें भी स्वतंत्रता दिया जाए, हमें भी स्वतंत्रता दिया जाए। और इस स्वतंत्रता में क्या था, उनका मेन मतलब था कि हमें समानता, इक्वालिटी का राइट दिया जाए। उसके पहले यूरोप में, यूरोपियन समाज में महिलाओं को नागरिक अधिकार से वंचित कर दिया गया, ठीक है। उनको न मताधिकार का था और मताधिकार का अधिकार नहीं होने से वो किसी भी पब्लिक स्पेस में काम करने का उनके पास अवसर नहीं था। वो पब्लिक स्पेस में काम नहीं कर सकती थी, भागीदारी नहीं कर सकती थी। तो इसके लिए जो पहला वेव चला, उदारवादी जो विचारधारा के लोग उत्पन्न हुए, उन्होंने कुछ कहा नहीं कि क्यों महिला का उत्पीड़न हो रहा है, नहीं हो रहा है। उनका मानना यह था कि अगर पॉलिटिकल प्रोसेस में, राजनीतिक प्रक्रिया में हमको भागीदारी मिल जाता है तो उसके आधार पे हम अपना विकास कर सकते हैं, हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। और उसी में उदारवादी जो विचार की महिलाएं थी, उन्होंने कहा कि जो लिंग के आधार पे भेदभाव है, जो महिला और पुरुष के आधार पे भेदभाव है, इसको समाप्त किया जाए और महिला पुरुष को सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन दिया जाए, ठीक है। उनको एबार्शन का अधिकार दिया जाए ताकि वो गर्भपात कर सके। अब इस वेव के बाद, इस वेव कह रहा हूं, इसके बाद जो दूसरा धारा आया, उसे कहते हैं रेडिकल थॉट, अमूल चूक परिवर्तनवादी, रेडिकल फेमिनिस्ट, ठीक है। इन्होंने उस सारे प्रक्रिया को जो लिबरल्स ने किया था उसको खारिज कर दिया, लिबरल थॉट को खारिज कर दिया। और वो लिबरल थॉट इनके समय आते आते तक लिबरल थॉट का इफेक्ट दिखने लगा था कि उससे जो परिवर्तन है, उससे बहुत सारा यूरोप के कानूनों में परिवर्तन, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, ठीक है। लेकिन उस भागीदारी बढ़ने से उनका उत्पीड़न कम नहीं, नए तरह का उत्पीड़न शुरू हुआ, ठीक है। जब मैं आपसे पोस्ट मॉडर्न थ्योरी की बात कर रहा था तो बताया था कि पूरी दुनिया में यूनिवर्सलिज्म नहीं,
एक दलित महिला को जब वो वर्क प्लेस पे जाती है तो महिला होने के नाते भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है और दलित होने के नाते भी उत्पीड़न का सामना करना। समझा पा रहा हूं? उसे दोनों, तो वो जो वहां आंदोलन है वो दोनों के लिए आप बराबर कानून लाके एक तरह का अपॉर्चुनिटी नहीं पैदा कर सकते। अमूल चुप परिवर्तनवादी जो रेडिकल फेमिनिस्ट थी, वो उन्होंने कहा कि स्त्रियों पे जो अत्याचार है ये छीट-फूट सुधारों से, थोड़े मोड़े सुधारों से ये समाप्त नहीं हो सकता। इसके लिए व्यापक अमूल चुप परिवर्तन का काम करना पड़ेगा, रेडिकली सोसाइटी को चेंज करना, क्रांतिकारी बदलाव लाना पड़ेगा समाज में। और फायरस्टोन इसमें मुख्य भूमिका में थी और उन्होंने कहा कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है, वो उस डिफरेंस के अलावा जो जेंडर डिफरेंस है, ये जेंडर डिफरेंस नेचुरल है। जो लैंगिक भेद है और जो जेंडर डिफरेंस, ये दोनों में अंतर है। लिंग भेद जो है वो बायोलॉजिकल है और जेंडर जो है वो कल्चरल और सोशल है। ठीक है? और इस आधार पे ये कहते हैं कि जब आप किसी लड़के को बनाते हैं तो आप उसे दबंग और उड़ंड बनाते हैं। लड़का चुपचाप बैठा हो तो उसे भोंदू कहते हैं। ठीक है? शांति से कोई लड़का बैठा हो और थोड़ा गोल मटोल हो तो उसे सब भोंदू कहते हैं। कि लड़की शांति से बैठी हो तो कहेंगे अच्छा। वो इसका पहचान करते हैं और कहते हैं कि ये जो प्रक्रिया जो जेंडर के माध्यम से जेंडर बनाते हैं, मेल जेंडर और फीमेल जेंडर, इस प्रक्रिया का दोष है स्त्री का उत्पीड़न होना। इस प्रक्रिया की वजह से एक शरीर स्त्री बन जाता है और एक पुरुष बन जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे पुरुष में पुरुषवादी गुण हो और सारी महिलाओं में महिलावादी गुण। बायोलॉजिकल हो सकता है, महिला बहुत स्ट्रांग हो, लड़ सकती हो, ठीक है, लेकिन क्या कहेंगे, लड़ेगी तो उसे थोड़ा कहेंगे बहुत अच्छा लड़ा, क्योंकि आदमी टाइप की लड़ती है। ठीक है, इसको पहचानते हैं। ये जो रेडिकल है ये कहते हैं कि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है वो ही सबसे बड़ा उत्पीड़न का कारण है। और उसका उत्पीड़न क्यों मेल डोमिनेटेड है? मेल डोमिनेटेड में सेक्स बेसिस पे लेबर का डिवीजन होता है। जो श्रम विभाजन है वो सेक्स के आधार पर होता है, लिंग के आधार पर होता है। और उस आधार पर जो विभाजन होता है उसमें एक के पास पेड असाइनमेंट होता है, पैसा आता है, और दूसरे के पास नहीं आता है। और अगर पैसा आपके पास नहीं आया तो आप किसी के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी होगी, और डिपेंडेंसी होगी तब आपका उत्पीड़न होगा। रेडिकल फेमिनिस्ट इसको पहचान करते हैं पहली बार। अब जो इससे बचना कैसे है, अमूल चुप परिवर्तनवादी कहते क्या है? कहते कि आपका जो परंपरागत फैमिली सिस्टम है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम का उपयोग करते हैं, क्योंकि वहां पे ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट नहीं है। यूरोप में ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट नहीं है। ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट आप अगर पर्सनल आप पढ़ेंगे तो सिर्फ हिंदुओं में, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये जो फैमिली सिस्टम है इसको ही एबॉलिश करना पड़ेगा, इसको ही समाप्त अगर हम कर देंगे तभी जाके स्त्रियों का उत्पीड़न समाप्त हो जाएगा। परिवार सिस्टम को क्या करना है? रिमूव करना है, हटाना, और ऐसा बस्ती बसाना है, ऐसा जो जहां सिर्फ महिलाएं महिला है और पुरुष वहां सिर्फ मानव समाज आगे बढ़े, इसके लिए उनकी एंट्री हो और उसके बाद उनकी एंट्री बैन हो जाए, तभी महिलाओं का उत्पीड़न रुक सकता है। रेडिकल फेमिनिस्ट जो है इसी बात पे जोर देते हैं कि जो पुरुष है उसको उस बस्ती में आने ना दिया जाए और मानव समाज बचा रहे, इसके लिए बस एंट्री हो,
और तब महिलाएं जब अलग रहेंगी उनका श्रम विभाजन उनके हिसाब से होगा, और जो रोल महिलाओं का जो रोल है और पुरुषों का जो रोल, उस रोल में परिवर्तन होगा। पुरुषों को यह अवसर ही नहीं दिया जाएगा तो पैट्रियार्किक सोसाइटी के हिसाब से महिलाओं का रोल निर्धारित कर सके। जब ये अवसर नहीं दिया जाएगा तब जाके क्या होगा, समाज में एक रेडिकल परिवर्तन होगा, आमूल चूक परिवर्तन होगा, और उस परिवर्तन से जो महिलाओं का उत्पीड़न है वो रुक जाएगा। अब मैं इसका एक आलोचना पढ़ रहा था, ठीक है। उस आलोचना में था कि अगर इस तरह का व्यवस्था बना दिया जाए कि महिलाओं की कोई बस्ती हो, वहां किसी पुरुष का एंट्री ना, ठीक है, तो उस लेखक ने लिखा कि 10 दिन के अंदर उस बस्ती में क्रांति हो जाए और सारे लोग बाहर आ जाए। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि महिलाएं महिलाएं की दुश्मन होती है, तो जो इसका आलोचना है रेडिकल फेमिनिज्म का, कि अगर कहीं भी आप एक सत्ता स्ट्रक्चर ऑफ पावर बनाएं, स्ट्रक्चर ऑफ पावर चाहे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में बनाएंगे या फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, जब स्ट्रक्चर ऑफ पावर होगा तो उसमें कुछ ना कुछ समस्या आए। जहां भी स्ट्रक्चर ऑफ पावर उत्पन्न हो, ठीक है, कोई उसको लीड करेगा और कोई उसको लीड को मानना पड़ेगा, ठीक, तो वो समस्या है। इस विचारधारा के बाद तीसरा जो दार्शनिक विचारधारा है फेमिनिज्म को लेकर, वो है समाजवादी सोशलिस्ट। इसमें मैंने दोनों सोशल और मार्क्सिज्म, सोशलिज्म और मार्क्सिज्म को मिक्स कर दिया है। दोनों बेसिक एक ही उस पे चलते हैं। पूरा फेमिनिज्म का जो पूरा आंदोलन है, वो आंदोलन इस बात को मान के चलता है कि पैट्रियार्किक सोसाइटी है, ये सोसाइटी जो है, जो इसका वैल्यू सिस्टम है, वो महिलाओं के उत्पीड़न का मुख्य स्रोत है और इसमें परिवर्तन है। सोशियोलॉजिकल स्कूल है और उसके लिए लिबरलिज्म अलग तरह से सोचता है, रेडिकल फेमिनिस्ट अलग तरह से सोचते हैं, और सोशियोलॉजिकल स्कूल के जो लोग हैं मार्क्सिज्म वाले, वो अपने हिसाब से सोचते हैं। जितना भी दार्शनिक प्रणाली है, जैसे मैंने लिबरलिज्म का लिया, ठीक है, रेडिकल फेमिनिस्ट का लिया, सोशलिज्म का लिया, ये दुनिया और समाज को देखने का एक एक चश्मा, ठीक है, कि उदारवादी सोचते हैं कि हम इस तरीके से समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, रेडिकल सोचते हैं रेडिकल तरीके से ला सकते हैं, सोशल स्कूल वाले जो समाजवादी या मार्क्सवादी है, वो सोचते हैं कि इस हिसाब से ला सकते हैं। अपने अपने विचारधारा के अनुसार जो सोशल प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को देखते हैं, उस सामाजिक समस्या को वो देखते हैं। फेमिनिज्म का जो समस्या है, जो महिलाओं की समस्या है, उसमें मार्क्सिज्म और सोशलिज्म जब आता है तो वो कहता है कि पुरुष और महिला दोनों अलग अलग वर्ग, महिला और पुरुष जो है दोनों अलग अलग वर्ग, और एक वर्ग इसमें शासक है और दूसरा शासित है, और इन दोनों वर्ग के बीच में क्लास स्ट्रगल, ठीक है, वर्ग संघर्ष, और इस वर्ग संघर्ष का कैसे होगा, और इस वर्ग संघर्ष के पीछे वो कहते हैं कि पूंजीवादी अवधारणा, कैसे, वो थोड़ा बहुत आप समझ लीजिए कि कैसे, कि जितना भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी किसके नाम है, पुरुष के नाम, महिलाओं के नाम, जो संपत्ति संबंधी कार्य है वो किसके नाम है, पुरुष के नाम है, पूंजी उसके पास, महिला के पास कुछ नहीं। तो दोनों के इंटरेस्ट में कंफ्लिक्ट है, दोनों के जो उद्देश्य है, इंटरेस्ट है, हित है, उसमें कंफ्लिक्ट है, उनके बीच में वर्ग संघर्ष, और इस संघर्ष का भी कारण क्या है, पूंजीवाद। और इस वर्ग संघर्ष को अगर समाप्त करना तो पूंजीवाद को समाप्त करना, समझा पा रहा हूं, और ऐसा श्रम विभाजन करना पड़ेगा कि वो श्रम विभाजन महिला
को महिला होने की स्थिति से उनका शोषण न हो सके। और ये कैसे होगा? जब पूंजीवाद का अंत हो जाएगा, हो जाएगा और सर्वहारा की क्रांति होगी। ठीक है, जब सर्वहारा का अधिनायकवाद आएगा, उनकी जब तानाशाही आएगी, तब महिला और पुरुष के बीच में जो श्रम विभाजन है वो समाप्त हो जाएगा। और कब होगा? जब सर्वहारा की तानाशाही में नहीं समाप्त होगा, जब उसका अगला स्टेज आएगा, जब क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी, वर्ग विहीन समाज हो जाएगा, तब जाके जो महिलाओं की स्थिति है उस स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा और महिला और पुरुष समानता के बेसिस पे पहुंच जाएंगे, समान स्टेटस पे। ठीक है, तो कल इस पे आगे बात करेंगे कि इनका 3 और अवधारणा है उस पे। अभी जो आज मैं आपसे बात कर रहा था कि एक आंदोलन है, 3 स्टेप में हुआ, अलग अलग विचारक का इसमें अलग अलग तरह से अपना थॉट प्रोसेस दिया। जो पहला आंदोलन था वो किसी भी ऐसे चीज को कि शत्रु कौन है उसका पहचान नहीं करता, वो सिर्फ पॉलिटिकल प्रोसेस में, राजनीति में भागीदारी चाहता है और वो मानता है कि राजनीति में भागीदारी अगर हमें मिल गई तो हम सामाजिक परिवर्तन करने में, महिलाओं की स्थिति के में सुधार करने में सफल। दूसरा कहते हैं कि नहीं, वो एक पहचान करते हैं कि किस वजह से महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है और उसमें परिवर्तन का प्रयास करते हैं, उसके परिवर्तन के लिए। जो थर्ड वेव था वो सेकेंड वेव की कमियों को ढूंढता है कि पूरे दुनिया में यूनिवर्सलिज्म नहीं है, बहुत विविधता है, अलग अलग तरह का समस्या है, उसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, तब महिलाओं की स्थिति सुदृढ़। ठीक है, और इस 3 चरण के बाद 90 के बाद इस आंदोलन में बहुत सारा बिखराव आया, कुछ इको फेमिनिज्म आया, कुछ कल्चरल फेमिनिज्म आया, साइबर फेमिनिज्म आया, अलग अलग फील्ड में जो महिला पुरुष को लेकर समस्या है उसके निदान के लिए अलग अलग लोग प्रयास शुरू। ठीक है, जैसे अगर कला के क्षेत्र में आप जाएं तो कला के क्षेत्र में जो आर्ट के फेमिनिज्म के लोग हैं वो ऐसा चित्र बनाते हैं जो स्त्री को डोमिनेंट पोजीशन में दिखाए, उसको गरिमा में दिखाए। ठीक है, और उसका वो विरोध करते हैं जो महिला को गरिमा में नहीं दिखाता। जैसे अमेरिका का एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट था, उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा था, मुझे यह ध्यान नहीं उसका किस सन में था, बहुत सारी महिलाओं ने वहां प्रदर्शन किया कि महिला को आप एक ऑब्जेक्ट के रूप में दिखा रहे हैं। समझा पा रहे? तो कला के क्षेत्र में, समाज विज्ञान के क्षेत्र में जो फेमिनिज्म का प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा कि समाज विज्ञान को महिला के दृष्टिकोण से भी देखिए। ठीक है, उसी तरह से समाज विज्ञान कला के अलावा जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में आया, हुआ कि नहीं महिलाएं भी टेक्नोलॉजी में भागीदारी कर सकते हैं और इनको उनके से जो फ्रेंडली टेक्नोलॉजी हो, विमेन फ्रेंडली टेक्नोलॉजी हो, आप उस पर काम करिए। तो ये फेमिनिज्म का जो प्रभाव है वो सोसाइटी पे। कल जब मैं बात करूंगा तो जो जूरिस्प्रूडेंस पे में फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस पे बात करेंगे और 3 इनकी और केंद्रीय अवधारणा है उस पर बात करेंगे। अब कोई सवाल अगर आपके मन में हो तो पूछ लीजिए। ठीक, थैंक यू। आई नहीं समझ तो आ रहा है?